அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. गत कुछ दिनों से हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आलोचना करते आ रहे हैं. तो आज इस सिलसिले में आधुनिक काल के बारे में कुछ बातें हम आपस में विचार विमर्श करने वाले हैं और आपकी अनुमति और आपका सहयोग आमंत्रित है. आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से आज तक चल रहा है. इसको गद्य काल भी कहते हैं क्योंकि इसके पहले जितने काल रीतिकाल, भक्तिकाल और वीरगाथा काल, इन तीनों कालों में से हमने सिर्फ पद्य मात्र पाए. गद्य का आगमन उस समय नहीं हुआ था. क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार क्षेत्रीय बोली यानी भाषा का प्रयोग उस जमाने के उस काल के कविगण करते थे. इस सिलसिले में वीरगाथा काल में अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का प्रयोग हुआ था. भक्ति काल में अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था. रीति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था. साथ ही नॉर्थ बिहार में बोली जाने वाले मैथिली भाषा का भी प्रयोग हुआ था. गद्य काल जो है वो पूरा कड़ी बोली के काव्य की रचना है और साथ ही कुछ कविगण मैथिली भाषा और ब्रज भाषा भी मिलकर लिखा करते थे. ब्रज भाषा का ही बोलबाला था, लेकिन कड़ी बोली भारी मात्रा में बोली जाने लगी. इसलिए बहुत सारे काव्य आधुनिक काल में कड़ी बोली में ही लिखे गए. इस कड़ी बोली में उस काल में, इस आधुनिक काल में, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, गुलामी से छुटकारा पाना हमारा ध्येय हो गया. हर एक काल के लिए अनेक विशेषताएँ हैं. वीर रसपान काव्य, वीरगाथा काल विशेषताएँ, भक्ति काव्य, भक्ति काल विशेषताएँ, रीति काल की विशेषताएँ, श्रृंगार का काव्य की विशेषताएँ और आधुनिक काल खास करके शुरू में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ. उसके बाद हमारे राष्ट्र का उत्थान किस प्रकार हो, कैसे हो, किस दृष्टि से इस राष्ट्र का उत्थान करें, उसके लिए क्या क्या कार्य करें, इसी चार धाराओं के आधार पर, इसी भावनाओं के आधार पर कविगण अपनी रचनाएँ करने लगे. इस सिलसिले में शुरू में राष्ट्रीयवाद का उत्पन्न हुआ. राष्ट्रीयवाद और राष्ट्रवाद और उसके द्वारा राष्ट्र कवि भी आए, विभिन्न कविगण आए. इस काल में विभिन्न वाद निकले और उसके द्वारा और अपनी रचनाओं के द्वारा कविगण समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, ग्राम सुधार, मद्य निषेध और विभिन्न प्रकार के, और जिस प्रकार से हमारे देश का विकास हो, उन्नति हो, गरीबी को हटानी है, इस प्रकार के चिंतन और समाज चिंतन, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, इन भेदों को हटाने के लिए कौन सा प्रयत्न करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में कविगणों का विचार उत्पन्न हुआ. उस विचार के आधार पर विभिन्न प्रकार के
काव्यों का, रचनाओं का उत्पादन हुआ। साथ ही साथ वो पिछले तीनों कालों में सिर्फ पद्य की रचना ही होते रही, लेकिन गद्य का आभास नहीं था। इसी आधुनिक काल में ही पूरे काव्य, सारी रचनाएं गद्य के रूप में भी और पद्य के रूप में भी रचे जाने लगे। गद्य भी रचा गया और पद्य भी रचा गया। इसलिए इसको गद्यकाल और पद्यकाल भी कहेंगे तो वो समीचीन ही होगा, गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी धारणा है। अच्छा, इस राष्ट्रवाद के अंतर्गत अनेक प्रकार कविगण आए। मती शरण गुप्त, रामदास सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कंवर वर्मा, सुल्तानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि और भी बहुत सारे कविगण आए और अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया और उस साहित्य को ऊपर उठाया और उसका विकास भी कराया। इसके अंतर्गत पहले जो सिर्फ पद्य का आगम हुआ था, अब क्या हो गया, महाकाव्य, उसके बाद खंडकाव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचनात्मक निबंध, पत्र और डायरी आदि साहित्य के विभिन्न धाराओं का उदय उत्पन्न इसी आधुनिक काल में ही हुआ। इसलिए ये आधुनिक काल भी एक विशेष ढंग से प्रशंसनीय काल है और उल्लेखनीय काल है। और नाटक साहित्य में जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा जो एकांकी नाटक के जन्मदाता माने जाते हैं, वे नाटक बहुत सारे नाटककार आए, एकांकीकार आए, बहुत सारे कहानीकार आए। उनमें से प्रमुख हैं प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद प्रमुख हैं। प्रेमचंद ने एक नई रीति अपनाई। समाज के शोषित वर्ग, निम्न वर्ग, गरीबी में पलते हुए दीनहीन अवस्था में रहने वाले वर्ग, इन वर्गों की समस्याओं का ज़्यादातर अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रयोग किया और प्रकाश में लाया उनकी समस्याओं को और उसका हल भी सुझाया। इस प्रकार प्राचीन काल में काव्य के लिए दो भेद थे काव्य के, ये तो आदर्श और एक तो दूसरा यथार्थ। आदर्श और यथार्थ इन दोनों विधाओं में से काव्य रचना लिखे गए और उपन्यास भी लिखे गए, कहानियाँ भी लिखी गई थी उस ज़माने में। शुरू में एक तो आदर्शवाद, दूसरा यथार्थवाद। आदर्शवाद का नायक वो होता है जो कभी गलती ही नहीं करता, उसमें सब अच्छाई ही अच्छाई है। यथार्थ बोधवाद के नायक वो गलती करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए खलनायक होते हैं, नायक और खलनायक। खलनायक यथार्थवाद चित्रण है और नायक आदर्शवाद चित्रण है। इस प्रकार वहाँ पर आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का उदय हुआ और उसी सिलसिले में सारे कविगण और कहानीकार और नाटककार, काव्यकर्ता अपनी रचनाएं करने लगे। लेकिन प्रेमचंद ने एक नई रीति अपनाई। वो रीति थी
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये सबको पसंद आई। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, वैसा चित्रण इनकी कहानियों की, उपन्यास की खासियत है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला आदि समाज में रहने वाले लोगों की, पीड़ितों की, गरीबों की, किसानों की, दलितों की और सबकी मजबूरियाँ, सबकी परेशानियाँ, सबकी मुसीबतें, सारे लोगों की समस्याएं, इन समस्याओं का उन्होंने खुलकर अपनी रचनाओं में विचार विमर्श किया और उन समस्याओं का हल भी उन्होंने सुझाया है। आप पढ़िए तो आपको मालूम हो जाएगा। उदाहरण के लिए निर्मला उपन्यास जो है वो दहेज प्रथा के खिलाफ लिखा गया उपन्यास है। दहेज प्रथा के खिलाफ उसका बेसिक क्या है? आधार दहेज प्रथा है। दहेज के कारण ही वो नायिका बुढ़े के गले मड़ी गई और उसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उस परिवार में पैदा हुई और उसके बाद अड़ोस पड़ोस में भी अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। इन सारी समस्याओं का हल उन्होंने अपनी कहानियाँ और उपन्यासों के अंत में सुझाया है। इसीलिए प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद ये भी नाटककार हैं, कहानीकार हैं, काव्यकर्ता हैं। ये क्या करते थे? भारत के अतीत गौरव का, प्राचीन गौरव का और प्राचीन महिमाओं का वर्णन करना उनकी खासियत थी। ये तो अलग विषय है, ये तो अलग है। ये तो पूरा गांव है, वो तो पूरा राजकीय परंपरा के, संस्कृति के बारे में है। इस प्रकार हर एक कवि, हर एक कलाकार अपने लिए अनेक अलग अलग क्षेत्र चुने और उसके अनुरूप अपनी रचनाएँ करने लगे। इस दृष्टि से ये आधुनिक काल जो है सबसे प्रसिद्ध काल, बहुत बड़ा समृद्ध काल, समृद्ध साहित्य के उपनयन का काल माना जाता है। इसलिए इस काल को पूजना चाहिए। इस काल में ही राष्ट्र कवि, राष्ट्रवाद निकला, समाज सुधार निकला, स्त्री शिक्षा, सबको समान मानने का उद्देश्य, सबको समान मानने की भावना, ऊंच नीच की भेदभाव हटाने की भावना, इनके आधार पर रचनाएँ किए गए। इसलिए आधुनिक काल के कविगण प्रशंसनीय कवि हैं। इसलिए अनेक प्रकार के वादों का भी हुआ, वो अंग्रेजी के कविगणों के रचनाओं के आधार पर भी हुए और उनके द्वारा प्रकृति वर्णन, प्रकृति चित्रण भी अंग्रेजी कविताओं के अनुरूप यहाँ पर इनमें भी निकले। इसलिए ये काल जो है बहुत सुंदर काल, उत्तम काल माना जाता है। अनेक प्रकार के कविगण भी पैदा हुए, असंख्य कविगण, एक नहीं दो नहीं, असंख्य कविगण। मैंने कुछ कवियों का नाम ही यहाँ पर दर्ज किया है, सारा का सारा दर्ज नहीं किया है क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बृहद पोथी बन जाएगी। इसलिए मैंने संक्षेप में उसका वृत्तांत सुनाया है। आपसे प्रार्थना है कि आप सभी कविगणों की रचनाओं को पढ़िए और सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, ज्ञान की दृष्टि से भी सभी रचनाओं को पढ़िए और आगे बढ़िए। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है क्योंकि पूरा एक एक कवि का 2 दिन 3 दिन लगेगा। इसलिए इसी में ही सारा समय, पूरा साल लग जाएगा। इसीलिए मैं संक्षेप में इसके आधुनिक काल के बारे में मैंने यहाँ पर आपके लिए सूचना दी है और इसकी विस्तृत जो भाग है उसके आप अध्ययन कीजिए और हिंदी का ज्ञान हासिल कीजिए।
इसी के साथ मैं आज का ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। आज का चिंतन, एक नया स्तंभ मैंने निकाला है कल से। आज का चिंतन, कौन सा चिंतन? இன்றைய சிந்தனை। இன்றைய சிந்தனை, किसी देश की प्रगति व विकास के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं? किसी देश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं? ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன? ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன? पहला, निस्वार्थ राजनीतिक नेतागण। निस्वार्थ राजनीतिक नेतागण, முதலாவது சுயநலமற்ற அரசியல் தலைவர்கள்। சுயநலமற்ற அரசியல் தலைவர்கள் முதலாவது வகை। दूसरा, भ्रष्टाचारहीन राजनीतिक नेतागण, ஊழல் இல்லாத அரசியல் தலைவர்கள்। ஊழல் இல்லாத அரசியல் தலைவர்கள் दूसरा। तीसरा है भ्रष्टाचारहीन शासन व्यवस्था, ஊழல் இல்லாத நிர்வாக அமைப்பு। ஊழல் இல்லாத நிர்வாக அமைப்பு மற்றும் அதிகாரிகள்। ஊழல் இல்லாத நிர்வாக அமைப்பு மற்றும் அரசு அதிகாரிகள்। कानून को मानकर चलने, उसका पालन करने वाले प्रजा। कानून को मानकर उसके अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानकर जीने वाले प्रजा। சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சட்டத்தை மதித்து அதற்கு ஏற்ப வாழ்கின்ற நடக்கின்ற மனிதர்கள், குடிமக்கள்। முதலாவது சுயநலமற்ற அரசியல் தலைவர்கள், இரண்டாவது ஊழலற்ற அரசியல் தலைவர்கள், மூன்றாவது ஊழலற்ற அரசியல் அமைப்பு, ஆட்சி அமைப்பு, ஆட்சி நிர்வாகம், நான்காவது ஊழலற்ற சுயநலம் இல்லாத அரசு அதிகாரிகள்। ஊழல் செய்யாத சுயநலம் இல்லாத சுயநலமற்ற அரசு அதிகாரிகள்। ஐந்தாவது, சட்டத்தை மதித்து சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு ஏற்ப வாழ்கின்ற, நடந்து கொள்கின்ற, அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதை கடைப்பிடிக்கின்ற குடிமக்கள்। இவை மூலமாகத்தான் நம் நாடு முன்னேற முடியும்। ஆகையால் நம்முடைய நாடும் நம்முடைய சமுதாயமும் இதனால்தான் வீழ்ந்திருக்கிறது। சரி, அப்படி செய்யாவிட்டால் என்னவாகும்? அதனால்தான் நம் நாடு தாழ்ந்து போயிருக்கிறது। ஒரு நாடு தாழ்ந்து போக காரணமே இதுதான்। சரி, किसी कारण देश गिरा हुआ है, देश का पतन हो रहा है और हम ऐसे निम्न अवस्था में रहते हैं, प्रगति करने में असमर्थ रह रहे हैं, முன்னேற முடியாமல் இருக்கிறோம்। இதனால் ஊழலற்ற அரசியல் தலைவர்கள் இல்லை, சுயநலமற்ற அரசியல் தலைவர்கள் இல்லை, மற்றும் ஊழலற்ற அரசியல் நிர்வாகம் இல்லை, ஊழலற்ற அரசு அதிகாரிகள் இல்லை, ஊழலற்ற நிர்வாகம் இல்லை, மேலும் சட்டத்தை மதிக்கின்ற மக்கள் இல்லை। இவையெல்லாம் இருக்கின்ற காரணமாக தான் நாடு முன்னேறாமல் இருக்கிறது। இவை அழிக்கப்பட்டால், ஒழிக்கப்பட்டால் நாடு முன்னேறும்। எல்லோரும் சட்டத்தை மதித்து நடப்போம், ஊழலை ஒழிப்போம், நிர்வாகத்திறனுமிக்க ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவோம்। அப்படிப்பட்ட நிர்வாகம் அமைந்தால் நாடு செழிக்கும், நாடு பலப்படும் என்ற இன்றைய சிந்தனையோடு நிறைவு செய்கின்றேன்। நாளை ஒரு புதிய தலைப்போடு தங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன்। அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது கல்
एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी। जय हिंद।